और डीएम पे डंडा पड़ता है कि इसको जीत का सर्टिफिकेट दो। अभी चंडीगढ़ का उपलब्धि के नाम पे बताएं क्या है, रोजगार कितना दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या है। आज वो जनता पार्टी नहीं बल्कि वो 2 गुजराती नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने इतना जोर हर तरह का लालच दिया है, लेकिन हमारा चौधरी जयंत इसका भी कहा था कुछ ही दिन पहले कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं आऊँगा। अमित शाह ने ये कहा था कि अगर नीतीश जी ये चाहते हो कि चुनाव के बाद में हम उन्हें अपनी से चुनाव लड़ाना चाहता है। सेकेंडरी लीडरशिप ने मुझको पहले कहा था देखिए एक विधानसभा चिन्हित कर लीजिए, और बहरहाल यहाँ प्रतिनिधित्व सहारनपुर में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं हो पाया है। सहारनपुर लोकसभा के सवाल है। अगर जैन जी को भाजपा में जाना होता तो अब से पिछली 2022 के भी चुनाव में, 2017 के भी चुनाव में, अब इस 2024 के भी चुनाव में नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात रविश के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट रविश अहमद। आज जिस शख्सियत के पास हम आए हैं वो उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जिन्हें पार्टी की रीढ़ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम की। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा अपने चैनल पे इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप जो सवाल करेंगे उनका मैं बिल्कुल बेबाकी से साफ साफ जवाब दूंगा, बाकी आप जो चाहें। बाकी राव साहब, पहला सवाल तो यही है कि जो फिलहाल वर्तमान में जो महागठबंधन में तोड़फोड़ जो दिखाई दे रही है, जैसे अभी हाल ही में बिहार में हुआ है, और उसके साथ ही फिर ये भी सवाल मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पे कि जो कल पंजाब में हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या महागठबंधन इस कंडीशन में कामयाब हो पाएगा? देखिए, पहले तो आपने भारतीय जनता पार्टी की शायद बात की है, क्योंकि चंडीगढ़ में हुआ है, बिहार में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जिस दिन चंडीगढ़ में चुनाव होता, मैं पहले चंडीगढ़ की बात क्लियर कर दूं, जिस दिन मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में होना था उस दिन वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बीमार बता दिया गया, कभी कुछ बता दिया गया, कभी कुछ बता दिया गया, और उस समय वो चुनाव नहीं होने दिया गया। परसों चुनाव हुआ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मेयर जीता। ये भी साफ साफ जाहिर हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई अधिकारी आता है, 8-8, 10-10 वोट वो कैंसिल कर जाता है। तो लोकतंत्र तो जब तक भाजपा है तब तक लोकतंत्र की कामना नहीं की जा सकती। चाहे वो आपका बिहार वाला मसला हो, नीतीश जी ने अभी कहा था कुछ ही दिन पहले कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में वापस नहीं आऊँगा। अमित शाह ने ये कहा था कि अगर नीतीश जी ये चाहते हो कि चुनाव के बाद में हम उन्हें अपनी उसमें गठबंधन में वापस ले लेंगे तो उनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। तो उनकी करनी और कथनी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उससे पहले अजीत पवार महाराष्ट्र में हुआ, जिनके सबसे ज़्यादा जिनको करप्ट बताया जाता था, जिनको कहा जाता कि जेल में चक्की पीसिंग, अगले दिन ही उनको बुला के मिनिस्टर बना दिया, सरकार उनकी बनवा दी, वो दूध के धुले हो गए। अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल करप्टेड लोग हैं, जो भाजपा के जिनको कहती थी कि यहाँ करप्शन की सीमाएं यहाँ ख़त्म होती हैं, और जब वो भाजपा की ड्राई क्लीन में चले जाते हैं तो वो धुल के साफ हो जाते हैं, फिर उनसे ज़्यादा कोई ईमानदार नहीं रहता। जहाँ तक मसला ईडी का है या सीबीआई का है या किसी का भी है या चुनाव आयोग का ही है, मैं साफ साफ कहना चाहूँगा इस बात में, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको जब जब कुछ करना होता है, नीतीश कुमार को डरा के उन लोगों ने फिर उनको वापस लिया, और उसके बाद में फिर वो अघाड़ी, महाराष्ट्र अघाड़ी गठबंधन है, वहाँ कल उनके महासचिव जाते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, उनसे सीट पे नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमने एक सीट मांगी है, उन्होंने उसमें सकारात्मक है। तो नीतीश कुमार जी किस पाले में है, किस में भी तो यही पता नहीं, वो एनडीए में है या इंडिया में है। तो इस तरह की बातें जब तक सामने रहेगी, भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका ईडी हो, चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन हो, बहुत कुछ जुडिशरी को भी मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहीं एक आस नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट में, कोई ऐसा फैसला वो दे देते हैं, वरना ये तो कोई है ही कुछ। उपलब्धि के नाम पे बताएं क्या है, रोजगार कितना दिया है,
शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या है। आज वो अंतरिम बजट सीतारमण जी पेश करने जा रही हैं। अंतरिम बजट देखना है, उसमें वो रोज़गार के लिए क्या देंगे, किसानों के लिए क्या देंगे। इससे पिछली जितनी उन्होंने घोषणाएं की थी, 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष की घोषणा की थी, आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उन्हें, तो इसके हिसाब से तो कम से कम 20 करोड़ रोज़गार बढ़ जाने चाहिए थे। दूसरे वो कहते हैं अभी कि साहब इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, जब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं फिर आप 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज जो भी दे रहे हैं उसमें उसका कोटा क्यों बढ़ा रहे हैं? या तो आप वहाँ गलत हैं कि उसमें आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। और गरीबी रेखा का आपने आंकड़ा क्या बनाया है? आज जीडीपी की मैं भी देख रहा था, जीडीपी का 100% आप कर्ज ले चुके। जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए सब ने मिला के अब तक 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, और 9 से लेके अब ये 24 आ गया है, जो 14 से 24 आ गया है 10 साल में। इन 10 साल में 200,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज पहुंच चुका है। तो 1,50,000 करोड़ रुपया जो आपने ये कर्ज लिया है, ये किस बात से लिया है, कहाँ से चुकाएंगे? आज हिंदुस्तान का पैदा होता बच्चा कर्जमंद पैदा, लाखों रुपए का वो कर्जमंद पैदा हो रहा है, तो देश जा कहाँ रहा है? आपने राव साहब काफ़ी आगे तक आप चले गए हैं। मेरा सवाल जो मूल सवाल था मैं उसको खोल करके ही पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि महागठबंधन के जो आपके साथी हैं वो टूट टूट करके जा रहे हैं। जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिलाध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय लोक दल के, अगर उसी की बात करूं तो शायद सन 2000 की बात है, 2009 की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौधरी अजीत सिंह भी एनडीए में शामिल हो गए थे। अब वो नहीं हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके बेटे पार्टी को चला रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में मेंबर्स तो महागठबंधन के ही टूट पा रहे हैं ना, तो आप ऐसे में कैसे भरोसा कर सकते हैं कि गठबंधन चलेगा, जबकि आरएलडी का भी एक पुराना इतिहास रहा है कि वो भी एनडीए में शामिल हो गया था। इस बारे में क्या आपका वो है? देखिए, जहाँ तक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की आप बात कर रहे हैं आरएलडी की, वो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी। देश उनको पूरा नमन करता है। और मुझे वो याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में भाषण, जब 1 वोट से उनकी सरकार गिरी थी तो उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं 1 वोट से चुनाव हार गया। यहाँ 10-10, 20-20 हज़ार वोट से चुनाव हारते हैं और डीएम पे डंडा पड़ता है कि इसको जीत का सर्टिफिकेट दो। अभी चंडीगढ़ का आपके सामने उदाहरण, अभी इससे पहले मैंने उस बात की, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक चौधरी जयंत जी का सवाल है, अगर जयंत जी को भाजपा में जाना होता तो अब से पिछली 2022 के भी चुनाव में, 2017 के भी चुनाव में, अब इस 2024 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2 तथाकथित नेता, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वो 2 गुजराती नेताओं की पार्टी बनकर रह गई है, उन्होंने इतना जोर हर तरह का लालच दिया है। लेकिन हमारा चौधरी जयंत, इस बात की मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं। और उनका कहना ये है कि मैं चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ, हमेशा हमने जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए हमारा उनके साथ जाने का कोई सवाल नहीं बैठता। तो कहा जाए कि आरएलडी जो है वो महागठबंधन में रहेगी, महागठबंधन का हिस्सा रहेगी। अच्छा, चुनाव आप मजबूती से लड़ेंगे, ये भी तय है। सवाल अब आपसे मुताल्लिक ले लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपको पार्टी में अपनी सेवाएं देते हुए, जनता की खिदमत करते हुए। क्या वजह है कि आज तक राव कैसर सलीम ने कभी डिमांड नहीं की है चुनाव लड़ने की? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मेरी 2022 में नकुड़ से पूरी तैयारी थी और मेरे हाईकमान का मन भी बन चुका था। वो इशारों में उन्होंने ये कहा था कि अध्यक्ष जी, नकुड़ विधानसभा की एक एक गली, एक एक बूथ आपके टिप्स पे होना चाहिए। 1 साल पहले उन्होंने मुझे इस बात को कह दिया, तो मुझे लगा कि मेरा नेता मुझे नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहता है। सेकेंडरी लीडरशिप ने मुझको पहले कहा था, अध्यक्ष जी एक विधानसभा चिन्हित कर लीजिए। और बहरहाल यहाँ प्रतिनिधित्व सहारनपुर में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं हो पाया है, सहारनपुर लोकसभा के अंदर। तो हमने जब भी कहा था कि अगर गठबंधन का हिस्सा आता है तो वहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, तो संभव नहीं है कि वो नहीं बैठता, लॉजिक नहीं बैठता था कि उस सीट को हम, बेड सीट को हम लेते। तो नकुड़ सीट पे जहाँ तक मसला था, नकुड़ सीट पे समाजवादी का प्रत्याशी कभी जीत नहीं पाया और राष्ट्रीय लोकदल का वहाँ एक अपना जनाधार है नकुड़ में, विधानसभा नकुड़ में, गंगो में बनिस्बत और जनाधार सब जगह है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो नकुड़ और गंगो में एक राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सवाल हुआ है। तो मुझे मेरे नेता ने कहा था कि आपकी नकुड़ विधानसभा आपकी टिप्स पे होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरी होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी
जब यहाँ इस गठबंधन में आए वहाँ से छोड़ के, तो हमें लगा कि हमारे धर्म सिंह जी उनके बहुत नज़दीक हैं, माननीय धर्म सिंह जी, मैं बड़ा आदर करता हूँ उनको, बहुत नज़दीक हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे नेगोशिएशन हुआ और मुझे बुलाया गया दिल्ली। चौधरी साहब ने कहा कि आपको कुछ पता है इस बारे में? मैंने कहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैंने कहा जी मुझे पता है। कि फिर क्या करना है? मैंने अपने नेता को ये कहा था कि मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ आइडियोलॉजी की राजनीति करता हूँ, मेरा मकसद सदन में जाना नहीं है, मेरा मकसद है समाज के अंदर समरसता पैदा करना। यदि गठबंधन धर्म में आपने मुझे इसलिए पूछने के लिए बुलाया है कि मैं क्या करूं, तो आपने मेरी उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है मेरी एक वफादारी पर। आप स्वतंत्र हैं, जो आप निर्णय लेंगे मैं आपके निर्णय के साथ हूँ और आज भी उनके निर्णय के साथ ही हूँ। तो मैं रविश भाई आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का अगर मुस्तकबिल आपको संवारना है, ये सांप्रदायिकता से आपको इसको हटाना है, जातिवाद को अगर हटाना है, तो अगर हर आदमी ही चुनाव लड़ने के लिए काम करने लगा, मैं पर्सनली आपसे ये कह रहा हूँ, तो फिर समाज में समरसता कौन पैदा करेगा? चुनाव में जो लोग चुनाव के लड़ने वाले होते हैं वो अपनी समीकरण वो जाति के आधार पर हो, वो धर्म के आधार पर हो। ये बड़ी विडंबना हो गई है कि अच्छे लोग जो कल चौधरी चरण सिंह के समय में जो किसान की बात होती थी, किसान के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे, हमारी सामाजिक समरसता के बारे में सोचते थे, ऐसे लोग संसद में या विधानसभा में जाने चर्चा होनी बंद हो गई है, क्योंकि उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि समाज के लिए आप त्याग के लिए भी आप तैयार रहते हैं, आपने त्याग किया भी है। तो अब आगे जो फिलहाल की जो चुनाव हैं 2024 के सर पे आ चुके हैं, तो इसके बारे में, चूँकि आप भी महागठबंधन का एक हिस्सा हैं और बहरहाल ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि सहारनपुर की जो सीट है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है, ये किसके पास रहेगी? देखिए, ये तो अभी मैं सच बता दूं आपको, आपके सोशल मीडिया पे भी बड़े र्यूमर चलते रहते हैं, फला सीट इतनी होगी, फला को इतनी सीट मिल गई, फला को वहाँ से फला आदमी डिक्लेयर हो गया। अभी तक इस संबंध में अभी सीटें कौन लड़ेगा, अभी तो यही क्लियर नहीं है। आरएलडी के पास आ सकती है? आरएलडी के सहारनपुर में हमने अपनी लिस्ट में आरएलडी ने सहारनपुर लोकसभा को नहीं दी, कैराना लोकसभा हम बहुत शिद्दत के साथ कैराना लोकसभा में हम काम कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि कैराना में जो है वो इकरा मुनव्वर हसन जो है वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, ये निर्णय तो माननीय जयंत चौधरी को लेना है, लेकिन जहाँ तक पार्टी की भावनाएं हैं, अभी शामली में परसों ही मेरी तो बहन एक्सपायर हो गई थी, तो मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने अपने लोग वहाँ भेजे थे, और जो वहाँ से वो आए हुए थे, पर्यवेक्षक आए हुए थे, वो भी मुझे शाम को वहीं कैडी में, क्योंकि भांजा मेरा विधायक रहा है, वो भी लोकदल से ही है, और वो लोकदल से कैराना लोकसभा के टिकट भी मांग रहे हैं। उनसे हमने बात करी, वो शाम को ताज़ियत के लिए घर आए, तो हमने उनसे बात की, तो ये बात निकल के आई शामली में, वहीं सभी लोकदल के कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे हैं वो भी, और जो लोकदल की रीढ़ की हड्डी है, इनको कार्यकर्ता कहा जाता है, जो बूथ पे काम करते हैं, वो लोग सब वहाँ शामली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और सब ने एक सुर होके ये कहा, एक सुर होके, कि अगर ये जहाँ जहाँ भी लोकदल का सिंबल लड़ेगा, वहाँ वहाँ लोकदल का ही कैंडिडेट होगा, आयातित कैंडिडेट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। उस भावना से माननीय जयंत चौधरी जी को कल अवगत भी करा दिया गया है। तो निर्णय उन्हें लेना है। कार्यकर्ताओं की भावना यह है कि जहां भी लोकदल का सिंबल हो, वो 1 सीट पे हो या 100 सीट पे हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं है कि हम कितनी सीट पे लड़ेंगे। हम गठबंधन धर्म के लिए, हमारा नेता हर वक्त त्याग करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि जितना भी, जहां भी लोकदल का नल सिंबल होगा, वहां लोकदल का ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े, आयातित ना हो। ऐसी कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, जिससे माननीय जयंत चौधरी जी को भी अवगत करा दिया गया है। मुझे ये यकीन है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स माननीय जयंत चौधरी का है। आपने बहुत बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो आप ये आप थे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम साहब। आप देख रहे थे NPTV मुद्दे की बात रविश के साथ, अपने सहयोगी ज़ुहैब खान के साथ मैं रविश अहमद।